कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़े रहे होंगे। एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने रह गए, इसलिए हम कुछ अलग करने जा रहे हैं जिससे कि आपके नंबर और अच्छे आएँ, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएँगे जिससे कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी मिस हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन या पैटर्न रहता है। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला से स्टार्ट करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद पर डे एक वीडियो आएगी जिससे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी एग्जाम में आने में, ठीक है? तो आप लगातार इस चैनल से जुड़ते रहिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं पहले यहाँ पर कि सिलेबस कैसे होता है अपना एग्जाम में, है ना, पेपर में। तो देखिए बेटा, पहले नंबर पर आता है बहुविकल्पी, ओके, जिसमें टोटल 6 प्रश्न होते हैं, 3 पहले भाग में से और 3 दूसरे भाग में से, यानी भाग 1 ये इधर चलेंगे और भाग 2 इधर। तो टोटल 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस प्रकार से बहुविकल्पी 6 नंबर के आते हैं पेपर में, ठीक है? इसी प्रकार से वेरी वेरी शॉर्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पार्ट 1 में भी 3 और पार्ट 2 में भी 3, टोटल 6 प्रश्न आते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है? इस प्रकार से ये 6 नंबर के आते हैं। कहने का मतलब जो 2 भाग होते हैं, पहले भाग में से 3, दूसरे भाग में से 3, टोटल 6 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से वेरी शॉर्ट, ये थोड़े से हल्के से बड़े रहते हैं। तो बेटा वो टोटल 4 प्रश्न आते हैं, पहले भाग में से 2 और दूसरे भाग में से भी 2। इस प्रकार से टोटल 4 प्रश्न 2 नंबर के आते हैं, यानी कि 4 प्रश्न 2 अंक के हिसाब से 8 नंबर के हो गए, ठीक है? अब आते बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि भाग 1 में से 5 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न भाग 1 में से और 5 प्रश्न भाग 2 में से, और एवरी क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 5 प्रश्न है वो 3 नंबर के हिसाब से 15 अंक के हो गए, ठीक है, भाग 1 में से। यानी बड़ी संख्या में भाग 1 में 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं 5 नंबर में, और इसी प्रकार से भाग 2 में से भी 5 प्रश्न आते हैं 3 नंबर में, है ना? तो इसके भी 15 नंबर और इसके भी 15 नंबर। तो टोटल अगर हम यहाँ समझें तो बेटा ये जो शॉर्ट में ही आते हैं लगभग ये 30 नंबर के हो गए, ठीक है? 30 नंबर, ये इनकी बहुमत ज़्यादा है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो इधर में प्लस 2 प्रश्न आते हैं भाग 1 में से और 2 प्रश्न आते हैं भाग 2 में से, ठीक है? तो 2 प्रश्न के साथ में 2 अथवा भी लगे होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर 4 प्रश्न होते हैं और 4 में से आपको सिर्फ 2 ही करने रहते हैं। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, इस प्रकार से 10 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग 2 में से भी 2 प्रश्न आते हैं और 2 अथवा रहते हैं, और टोटल 2 और 2 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन 4 में से सिर्फ हमको 2 ही करने रहते हैं, ठीक है? तो 2 प्रश्न इसमें से और 5 नंबर के हिसाब से 10 नंबर है। तो हमारे यहाँ पर 20 नंबर बनते हैं और 30 यहाँ पर बनते हैं। तो इन दोनों को मिला टोटल हो गए 50 नंबर, है ना? और टोटल अंक कितने होता है? 70 नंबर का होता है। तो 50 नंबर का ये और 20 नंबर का हमारा बचा हुआ है ये वाला प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पी और वेरी वेरी शॉर्ट आ जाते हैं, है ना? ये 20 नंबर का है। तो 20 ये और 50 है, तो नंबर हमारे यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में आप देखेंगे, शॉर्ट में 2 भाग में 1 में से आ रहे हैं और 2 भाग 2 में से आ रहे हैं। इस प्रकार 4 प्रश्न आ रहे हैं 2 बुक में से, ठीक है? तो इस पे कमांड हम देंगे, हम लॉन्ग क्वेश्चनों पे चलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चनों के हिसाब से ही हम शॉर्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ध्यान देंगे बेटा वो इन क्वेश्चनों पे देंगे जो कि नंबर में ज़्यादा है, 50 नंबर में आएंगे ये क्वेश्चन, और इसी में से आपके शॉर्ट फंस जाएंगे, ठीक है? तो हम इन पे ध्यान देंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को हम ध्यान देते हुए ये श्रृंखला आगे चलाएंगे, ठीक है? तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं गॉस कीपर में। इससे पहले वाली वीडियो हम पहले वाले चैनल करा चुके थे, लेकिन उसको मैं भी इसमें कर दूंगा कंटिन्यू, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप बने रहिए
और यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपको लगता है बाकी का भी शुरू करते हैं क्वेश्चन में। आइए बेटा शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर उतार कर रखेंगे, और आगे प्रत्येक वीडियो इसी तरीके से आगे आएगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं की वीडियो आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं बेटा गॉस के प्रमेय, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए समझिए। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, बंद पृष्ठ बेटा किसे कहते हैं आप समझेंगे। बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ मतलब होता है ये काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये तार है, हमने इसको तार माना थोड़ी देर के लिए, और इस पर अगर हमें गॉस की प्रमेय लगानी है तो इसके लिए पहले हमें इस वस्तु के चारों ओर एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा, जो कि एक काल्पनिक होती है, रियलिटी में नहीं होती है। तो हमने मान लिया इसके चारों ओर एक लेयर मतलब पृष्ठ बन चुका है, और उसी पृष्ठ पर हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि गॉस की प्रमेय कहाँ लगनी है। गॉस की प्रमेय लगनी है बेटा बंद पृष्ठ के चारों ओर। ठीक है, इस किसी वस्तु के। तो हमने ये मान लिया ये कोई बिंदु रखा हुआ, इस बिंदु O है, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और इसके चारों ओर हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया है। और तब इसमें वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय कैसे लगेगी उसको यहाँ पे समझाया गया है आपको। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, यानी इस बंद पृष्ठ पर जितना टोटल आवेश उपस्थित है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है। या फिर इसको एक और फॉर्मूला होता है कुल आवेश का, यानी टोटल कर देंगे कुल आवेश को हम सिग्मा क्यू भी लिख सकते हैं ना। सिग्मा का मतलब बेटा क्या होता है, टोटल कर देना होता है ना। तो इसको या करके एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ओके, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी डेरिवेशन शुरू करेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका डेरिवेशन अभी शुरू करते हैं। आइए बेटा देखते हैं निगमन। निगमन का मतलब ये होता है कि हम उस फॉर्मूले को कैसे प्राप्त किए हैं, किस तरीके से प्राप्त किए हैं, उसको समझना है हमें। ठीक है, उसके उत्पत्ति की विधि करनी है और समझाना है। तो निगमन बेटा गॉस की प्रमेय का निगमन ये है, मैंने ये लिख रखा है जिसकी टाइम की बचत हो आपकी, है ना। ये इधर मैंने जो डायग्राम बना रखा है वो कैसे बनाया हुआ है आपको आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। एक कोई बीच में जगह है जहाँ उस जगह का नाम हमने O रख दिया है, और O जगह पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र कितना बाहर निकल रहा है यही हमें पता करना है। तो यहाँ से इस बिंदु O के चारों ओर एक हमने एक काल्पनिक वक्र पृष्ठ खींचा हुआ है। काल्पनिक मतलब रियलिटी में ये गोला नहीं होता है, हमने सिर्फ माना हुआ है। ये गॉस की प्रमेय में लागू होता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय में क्या होता है बेटा, काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जाता है, यानी कि काल्पनिक हिस्सा ये पृष्ठ मान लिया जाता है, ये रियलिटी में होता नहीं है। तो ये गोला माना हुआ है, और इस पूरे में से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है ये हम बाद में पता करेंगे, पहले हम छोटे से हिस्से में पता करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ये हमने मान लिया है, ये हिस्सा वो हिस्सा है जैसे आप मान सकते हैं कि एक ये आलू है, और आलू का एक हिस्सा हमने ये वाला हिस्सा ऐसे छुरी से काट दिया मान लीजिए, तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। ये हिस्सा इस तरीके से, ये हिस्सा कटा होगा। इस हिस्से को अगर हम सामने देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो हिस्सा ये वाला है वो कटा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हिस्से इस हिस्से को हमने कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है, और यहाँ से ये हिस्सा कट रहा है, यहाँ से एक हमने एक रेखा खींची हुई है अंदर की ओर, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ था, जैसे ये रखा हुआ है, ये पृष्ठ कटा हुआ है। और इस पृष्ठ को अच्छे से समझने के, इस पृष्ठ जो कटा हुआ है ना, इसी को हमने इधर बना दिया है, यानी ये हिस्से को हम कुछ ऐसे मान सकते हैं, ये वाला हिस्सा ये कटा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये हिस्सा जो कटा हुआ है ये हमने माना हुआ है कि ये जगह
इस प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है, हमने आर दूरी पर माना हुआ है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है। माना कि एक बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, ये काल्पनिक रियलिटी, ठीक, रियलिटी नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना कितना है बेटा, एस। इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल एस है तथा इस बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ओ पर, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ओके ये हमें, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है वैसे ही है। अब आप ये समझेंगे ये क्या है, इसे बेटा बोलते हैं ओमेगा, डी ओमेगा। ये आपको डब्ल्यू दिख रहा होगा, डब्ल्यू बेटा इस तरीके से बनता है, ओमेगा है वो इस गोलाइटा में बनता है। ठीक है, इसको घनकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनकोण। ये डी ओमेगा है। वैसे पूरा का घनकोण निकालेंगे तो ओमेगा मानेंगे और छोटा सा हिस्सा पार्ट लेते हैं किसी चीज का तो वे आगे डी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये डी ओमेगा है। ओमेगा मतलब घनकोण है। घनकोण किसे कहते हैं, घनकोण मतलब होता है बेटा ये एंगल कोण होता है और ये कहाँ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आप सिंपल से समझेंगे, आप जब मार्केट में तरबूज लेने आते हैं और तरबूज में आप एक टाँची लगवाते हैं इस तरीके से, है ना, ये टाँची लगवा दिया और ये वाला हिस्सा जब बाहर निकाल दोगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ये वाला हिस्सा ऊपर होता है ग्रीन वाला, ये ग्रीन होता है और यहाँ से रेड रेड जो हिस्सा होता है ये कैसा होता है बेटा, रेड रेड। तो ये वाला हिस्सा जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, है ना, ओ सॉरी, ऐसे मान सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप साइड से देखेंगे ये वाला हिस्सा कट के बाहर निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा खाली होगा जो कि रेड रेड आपको दिख रहा होगा। तो इस पृष्ठ और इस पृष्ठ के बीच में कितना कोण बनना है वो हम कैसे नापेंगे, है ना, एकदम गोलाई टाइप में होगा ना। तो ये वाला हिस्सा जो कट के बाहर निकल चुका है तो इस हिस्से में कितना एंगल बनना है उसको पता करने के लिए हम घनकोण का यूज करते हैं। घनकोण, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो पृष्ठ है ना चारों ओर जो खाली पड़ा हुआ है, ये हिस्सा जो खाली पड़ा हुआ है उसके चारों ओर का जो एंगल है उसको हम घनकोण से लिखते हैं। घनकोण मतलब डी ओमेगा, और छोटा सा हिस्सा है इसलिए डी लगा दिया, तो डी ओमेगा हो गया। ओके, ये घनकोण आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ लिख देंगे, जिसको हमने सिद्ध किया था केमिस्ट्री क्लास 11th में। तो हम यहाँ सिद्ध नहीं करेंगे, नहीं तो डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ का जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे और आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये घनकोण समझा आ गया होगा आप किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आप आगे चलेंगे, एक वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो एक बिंदु आवेश से वैद्युत क्षेत्र कितना निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले चैप्टर में ही है ना। तो आपने वो नहीं पढ़ा है वो मैं करा दूंगा बेटा, आप यहाँ पे सिर्फ फैक्ट के तरह चलेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ये आप लर्न कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निगमन हम बाद में करा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, इससे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, तो कितना निकल रहा है उसको हम इस सूत्र से पता करते हैं, ये आप याद कर लेना। ओके, अब इस पृष्ठ से यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकल कितना रहा है वो हमें पता करना है। तो इसको भी हम पहले प्रूफ करा चुके हैं कि इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, एक छोटे से हिस्से में ना, इतने इतने हिस्से से कितना निकल रहा है, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हानि हो सकती है, नुकसान किसी तरह पहुंच सकता है, इसलिए छोटे से पार्ट में हम करते हैं। इसलिए हम इस पूरे पृष्ठ को हमने एस माना है, तो छोटे पार्ट को हमने डी एस माना हुआ है, छोटे पार्ट को हम डी लगा देते हैं। ओके, तो बेटा इस हिस्से से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डी एस। ओके, ये एक सदिश राशि है। देखो वैद्युत क्षेत्र सामने जा रहा है, यहाँ से प्लस क्यू आवेश वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, और ये जो पृष्ठ है, जो एरिया कटा हुआ है ये वाला हिस्सा, उसका पृष्ठ है वो नीचे की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र ये और पृष्ठ ये नीचे की ओर पृष्ठ, इन दोनों बीच में हमने थीटा कोण मान रखा है ना। तो ये एक सदिश राशि है, ये दिशा इधर और इसकी दिशा इधर, तो ये सदिश राशि है। तो हमने यहाँ पर बेटा क्या लगा रखा है, वेक्टर लगा रखा है, ठीक है। सूक्ष्म भाग से निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या लगा दिया, डी लगा दिया। वैसे फाई इक्वल टू होता है ई डी एस। ओके, ये होता है, तो डी लगा हुआ क्योंकि छोटे पार्ट हम निकाल रहे हैं। अब आपको पता होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये वेक्टर हम जैसे ही हटाएंगे क्या आ जाएगा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ तक आप समझेंगे। ओके, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये ई का मान है,
जो पहले हम बता चुके थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो इस ई का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये हो गया डी एस कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ करके फिर आगे करते हैं। अब बेटा आप देखेंगे यहां से ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा डी फाई इक्वल टू क्यू का इधर गुणा कर देंगे तो ये क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 4πε0 इंटू और ये आर उसका जो अपॉन में है ना वो इधर खिसका देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप रखेंगे और फिर आप या मैंने अभी बताया था कि घनकोण का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बेटा घनकोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये घनकोण का फॉर्मूला होता है, आप लर्न कर लेंगे और डायरेक्ट ऐसे ही लगा देंगे। तो ये वाला हिस्सा है वो बेटा बन गया डी ओमेगा। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। ओके, ये हमने सूक्ष्म भाग छोटे से हिस्से में से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो हमने पता कर लिया, ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, अब पूरे पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। संपूर्ण टोटल करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा डी फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। और इंटीग्रेशन हम बेटा उसी का करते हैं जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसका हम इंटीग्रेशन नहीं करते। जैसे एग्जांपल हम समझेंगे, यहाँ पर एंगल अभी हम मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम पूरे पृष्ठ ले रहे हैं तो ये वाला हिस्सा इधर और बढ़ जाएगा तो 60 और हो जाएगा, फिर 60 और हो जाएगा, इस तरीके से एंगल बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, घनकोण में हो रहा है बेटा। तो जिसमें परिवर्तन होता है उसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है। ये कांस्टेंट है, यानी आवेश पहले जितने थे इसमें उतने अब भी हैं। यानी जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट इसमें छोटे हिस्से में किया था तब भी आवेश उतनी मात्रा थी, और अब जब ये बढ़ेगा तब भी आवेश उतने ही हैं। बाकी के 4 वैसे ही रहता है, पाई का मान भी फिक्स होता है और एप्सिलॉन नॉट का भी मान फिक्स होता है। यानी कि ये मान है वो कांस्टेंट है, इस पर हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं। जिनके मान में परिवर्तन होता है, यहाँ पे एंगल जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो एंगल बढ़ता जाएगा तो इसमें परिवर्तन हो रहा है तो हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, यानी संपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है, छोटे सा घनकोण के लिए डी ओमेगा लगा हुआ था, अब हम संपूर्ण पृष्ठ में लगा रहे हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये घनकोण का फॉर्मूला कुछ आपको इस तरह से लर्न करना है, 4 पाई हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो घनकोण हो जाएगा वो 4 पाई हो जाएगा, ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फुल फाई हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू ये हो जाएगा बेटा 4 पाई। ओके, डी ओमेगा ये डी ओमेगा रखा हुआ है और डी ओमेगा का हम इंटीग्रेशन टोटल कर देंगे तो 4 पाई आ जाएगा। बस अब इस 4 पाई से ये 4 पाई कट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लें। ओ, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा। अब मैं इधर दोबारा कर देता हूँ, ये डी ओमेगा है, 4 पाई लिखा हुआ है ना, और इसको मैं रफ करके फिर दोबारा कर लेता हूँ। क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से ये 4 पाई कट हो जाएगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया सिद्ध। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा करने की कोशिश की है और इससे सरल हो भी नहीं सकता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मिलते हैं कल एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।